Hello everyone, this is Muhammad Tariq from Learnwell with Tariq Sir, presenting a new video for the students of class 10th from English NCERT CBSE book First Flight. तो फर्स्ट फ्लाइट का ये 10वां चैप्टर है द sermon at बनारस. Sermon means religious lecture or moral talk. एंड बनारस ये एक सिटी है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड है. बैंक रिवर गंगा के बैंक पर लोकेटेड है, सिचुएटेड है. और बनारस वही सिटी है, वही शहर है जिसे आजकल हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, वाराणसी कहते हैं. तो वाराणसी में एक सरमन हुआ था, एक मोरल टॉक हुआ था, रिलीजियस लेक्चर हुआ था जो प्रीचर लोग अपने धर्म के एतबार से करते हैं. हिंदू जो हैं वो अपने स्क्रिप्चर्स के हिसाब से लोगों को बतलाते हैं कि कैसे रहना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है. मुस्लिम होते हैं तो वो कुरान के हिसाब से कहते हैं. जो ज्यूज़ होते हैं या जो क्रिश्चियन होते हैं वो अपने हिसाब से और अपने मज़हब के हिसाब से वो अपनी रिलीजन को प्रीच करते हैं. तो इसी तरीके से ये जो सरमन हुआ था बनारस में, इसको गौतमा बुद्धा जो बुद्धिस्ट रिलीजन के फाउंडर हैं उन्होंने ये लेक्चर दिया था. इस लेक्चर को लाइन बाय लाइन हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. और ये लेक्चर यहाँ पर इसलिए हमारे लिए दिया गया है ताकि हमें भी पता चले कि इनलाइटमेंट क्या होती है, ज़िंदगी गुजारने का असल मकसद क्या है, किस तरीके से ज़िंदगी को गुजारा जाता है. सिर्फ ज़िंदगी ये नहीं है, लाइफ ये नहीं है कि आप आओ खाओ पियो और मरकर चले जाओ, ये ज़िंदगी नहीं है. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि बुद्धिस्ट रिलीजन के जो फाउंडर हैं गौतमा बुद्धा, उनका नाम क्या था और उनका काम क्या था, उन्होंने क्या क्या किया. तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले हम देख लेते हैं कि गौतमा बुद्धा का जो असल नेम है वो सिद्धार्थ गौतमा था. वो प्रिंस थे. फिर वो 12 साल के जब हुए तो वो स्कूल भेजे गए और वहाँ से आए तो फिर उनकी एक प्रिंसेस से शादी हो गई और फिर वो हंसी खुशी अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे थे. अपने एक लड़के के साथ उनका एक बेटा भी था. तो 10 साल तक तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी गुजारी. लेकिन फिर जब उसके बाद वो अपने हवेली से, अपने महल से जब बाहर निकले तो और बाहर की दुनिया को देखा, ग्रीफ को देखा, सैडनेस को देखा और लोगों की परेशानियों को देखा, तब उनके समझ में आया कि ज़िंदगी ये नहीं है कि आप अपने यहाँ ज़िंदगी अपने घर में खुश रहकर चले जाओ. ये ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी तो है कि किसी के काम आ जाना और किसी को ऐसी बात बता देना जिससे उसकी ग्रीफ, उसका सैडनेस और उसका डिसअपॉइंटेड जो है वो कम हो जाए, वो ख़त्म हो जाए. तो इन सब चीज़ों को यहाँ बयान किया गया है. हम इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे. डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर द सरमन एट बनारस. गौतमा बुद्धा 563 BC 483 BC जो began life as a prince named सिद्धार्थ गौतमा in northern India. ये जो कैलेंडर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक BC और एक AD. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट एंड AD मीन्स आफ्टर डेथ. तो क्राइस्ट की से पहले का जो ईयर है, जो कैलेंडर है, उसे BC कहा जाता है और उसके बाद का AD कहा जाता है. तो ये जो गौतमा बुद्धा थे इनका असल नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतमा. और ये 563 BC में पैदा हुए और 483 BC में ये इनका देहांत हो गया. इन्होंने अपनी लाइफ शुरू की एक प्रिंस के तौर पर जिसका नाम सिद्धार्थ गौतमा था इन नदर्न इंडिया. नदर्न जो इंडिया है, जो नॉर्थ इंडिया है, वहाँ के किसी बादशाह में रजवाड़े में ये पैदा हुए थे, किसी राजा के महाराजा के घर. एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years later he returned home to marry a princess. जब ये 12 साल के हुए, एट 12 साल की उम्र में इनको भेज दिया गया पढ़ाई करने के लिए. और कहाँ गए थे ये हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर पढ़ रहे थे. स्क्रिप्चर मीन्स द सेक्रेड राइटिंग ऑफ रिलीजन के बारे में जो सेक्रेड राइटिंग है उसे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं. एंड सेक्रेड मीन्स प्योर, बिल्कुल असली. यानी जैसे हमारे पास
कुरान है, जैसे हमारे पास ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, जैसे हमारे पास महाभारत है, जैसे रामायण है, जैसे बाइबल है, या इस तरह के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं जो पीस द राइटिंग ऑफ द रिलीजन है उसे हम स्क्रिप्चर्स कहते हैं। तो हर एक रिलीजन का अपना स्क्रिप्चर्स है, तो उस स्क्रिप्चर को पढ़ने के लिए इनको भेज दिया गया। एंड 4 years लेटर, और 4 साल के बाद ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, जब 4 साल के बाद ये वापस आए तो इनकी एक प्रिंसेस से शादी कर दी गई, इन्होंने शादी कर ली। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty, और ये अपने लड़के के साथ जिनका एक बेटा हुआ था 10 साल तक ये लोग खुशी खुशी रहते रहे, ज़िंदगी गुजारते रहे। Befitted means be appropriate for, जो अपनी मुनासिबत से, जैसे उनके लिए सूट करता था, सूटेबल ज़िंदगी वो गुजारते रहे। रॉयल्टी यानी जो रॉयल फैमिली, जिस तरीके से राजा महाराजाओं की ज़िंदगी होती है उस तरीके से ये जो राजाओं महाराजाओं पर सूट करती है, जो उनके लिए सूटेबल होती है, अप्रोप्रिएट होती है, ऐसी ज़िंदगी वो गुजारते रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk beginning for alms. तो जब ये 25 के हुए, यानी 25 साल की जब इनकी उम्र पहुंची, तकरीबन 25, तो ये जो प्रिंस थे, हेयर टू 4 मीन्स बिफोर नाउ, ये इनकी अब तक की जो ज़िंदगी थी वो शील्ड थी। शील्ड मीन्स हेयर प्रोटेक्टेड, इनकी ज़िंदगी बिल्कुल प्रोटेक्टेड की गई थी। किन चीज़ों से? फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो सफरिंग्स हैं, उनसे ये बिल्कुल अलग थलग थे। इन्हें कुछ भी सफरिंग के बारे में पता नहीं था। लेकिन इसी दरमियान क्या हुआ कि वो हंट के लिए निकले, शिकार करने के लिए निकले। चांस अपॉन मीन्स केम अक्रॉस बाई अ चांस, बाई चांस उन्हें ये बात पता चली, क्या, या उनकी मुलाकात हुई। अ सिक मैन, उन्होंने एक सिक मैन को देखा, बीमार आदमी को। फिर क्या देखा? देन एन एजड मैन, फिर एक एजड आदमी को देखा, अधेड़ उम्र के आदमी को। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा, यानी जो जब किसी का देहांत हो जाता है तो उसकी मिट्टी को लेकर जाते हैं। तो जो भी मजहबी रीति रिवाज होते हैं उसके हिसाब से मुसलमान जो हैं वो गाड़ देते हैं, हिंदुओं में से बाज़ हिंदू जो हैं वो जलाते हैं और बाज़ से वो ज़मीन में दफन करते हैं, गाड़ते हैं। तो ये सब उन्होंने देखा कि फ्यूनरल जा रहा है। एंड फाइनली अ मोंक, और उसके बाद उन्होंने एक मोंक को देखा, एक साधु को, सन्यासी आदमी को देखा। वो क्या कर रहे थे? बेगिंग फॉर आर्म्स, आल्म मीन्स भीख, जो भीख मांग रहे थे। ये सब चीज़ें उन्होंने देखी। अब क्या हुआ? दीज साइड सो मूव्ड हिम that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. जब उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा तो इन साइड्स ने, जो ये मंजर थे, जो सीन था, इन सीन ने उनको बिल्कुल मूव कर दिया, यानी हिला दिया अंदर से, वो बिल्कुल हिल गए। That he at once went out into world to seek enlightenment. Enlightenment means a state of high spiritual knowledge. ज़िंदगी के मकसद को जानना कि हमारी ज़िंदगी किस लिए है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये बाहर निकले। चूँकि उन्होंने ये सफरिंग्स देख ली थी, उस सफरिंग से उन्हें बिल्कुल अंदर से झिझोड़ कर रख दिया, बिल्कुल हिला कर रख दिया। तो इनलाइटमेंट को गेन करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये बाहर निकले। कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, उन तकलीफ़ों की वजह से, उन गम की वजह से जिसका उन्होंने देखा था, जिसके वो अब गवाह बन गए थे। यानी उन्हें नहीं पता था कि दुनिया में इतनी तकलीफ़ें हैं, लोगों की इतनी सफरिंग्स हैं। जब देखा तो अब वो इनलाइटमेंट को हासिल करने के लिए निकल पड़े। ही वॉन्टेड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर द पीपल ट्री। वो इधर उधर भटकते रहे। टू वॉक अराउंड, वंडर मीन टू वॉक अराउंड, इधर उधर भटकते रहे। कब तक? फॉर 7 years, 7 सालों तक। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और फिर वो जाकर एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वूव्ड टू स्टे अंटिल इनलाइटमेंट केम। वूव्ड मीन्स प्लेज, कसम खाना, शपथ लेना। उन्होंने कसम खा ली कि वो वहीं पर रुकेंगे, टू स्टे, वहाँ रुकने की, यहाँ तक कि उनको इनलाइटमेंट जो है, मोक्ष जो है वो हासिल हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।
enlightened after 7 days। पहले तो ये 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे, लेकिन जब उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो 7 ही दिन में उन्हें इनलाइटमेंट हासिल हो गया, इनलाइटमेंट प्राप्त हो गया। ही रिनेम द ट्री द बोधि ट्री, और फिर उन्होंने वो जो पेड़ था, पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया, यानी ट्री ऑफ विजडम, अक्लमंदी का और होशियारी वाला पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और फिर वहीं से उन्होंने जो उनकी नॉलेज थी, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, दुनिया में आने का क्या मकसद है, ज़िंदगी गुजारने का क्या मकसद है, उसके बारे में उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया और टीच करना शुरू किया और फिर शेयर करना शुरू किया। यानी वो प्रीचिंग करने लगे अपने अपने धर्म की और ज़िंदगी के मकसद के बारे में। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज द बुद्धा द अवेकेंड और द इनलाइटेंड। और फिर वहीं से एट दैट पॉइंट, यानी जब उन्होंने ये काम शुरू किया तब से वो हो गए, वो जाने लगे बुद्धा से। यानी पहले उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम था, अब उनका नाम बुद्धा हो गया। बुद्धा मीन्स द अवेकेंड एंड द इनलाइटमेंट, यानी ऐसा आदमी जिसे इनलाइटमेंट हासिल हो गया हो, जिसे द स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज हासिल हो गई हो, ऐसे आदमी को बुद्धा बोलते हैं। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, और बुद्धा ने सबसे पहले अपना पहला सरमन, अपना पहला रिलीजियस टॉक कहाँ किया, बनारस में, बनारस शहर में। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगाज, कह रहे हैं ये सबसे ज़्यादा प्योर और होली सिटी है जहाँ पर लोग, डिपिंग प्लेसेस मीन्स बाथिंग, जहाँ लोग जाकर डुबकी लगाते हैं, जहाँ लोग जाकर नहाते हैं, अपने जो उनके सिंस हैं उसको दूर करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए वहाँ गंगा नदी में लोग जाते हैं। तो वहीं पर उन्होंने अपना पहला सरमन किया, अपने पहले सरमन को प्रीच किया। द सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, और जो वो सरमन था, जो उनका रिलीजियस टॉक था या रिलीजियस लेक्चर था, उस लेक्चर को बिल्कुल प्रिजर्व किया गया, मतलब प्रोटेक्ट किया गया, और अब तक उसको बिल्कुल हिफाजत के साथ रखा गया, जो यहाँ पर दिया जा रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और ये जो है, ये जो सरमन है, ये सरमन रिफ्लेक्ट करता है बुद्धा की अक्लमंदी को, उनके विजडम को, एक तरह की ऐसी सफरिंग के बारे में, काइंड ऑफ सफरिंग, ऐसी सफरिंग के बारे में जो इंस्क्रूटेबल हो। इंस्क्रूटेबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे आसानी से समझा ना सकता हो और आसानी से जिसकी अंडरस्टैंडिंग ना की जा सकती हो, जो इम्पॉसिबल हो जिसकी अंडरस्टैंडिंग। तो उस तरह की सफरिंग को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो अब देखिए वो क्या था, यानी वो जो सरमन था वो क्या था। यहाँ एक किस्सा दिया हुआ है, उसी किस्से को अब हम पढ़ते हैं। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। किसा गौतमी ये कोई लेडी हैं जिनका एक लड़का था और वो मर गया और उसकी डेथ हो गई। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी has lost her senses, the boy is dead। in her grief, जाहिर सी बात है कि हर माँ को और हर बाप को अपने बेटे से प्यार होता है, अपने सन से मोहब्बत होती है, वो उसे उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती है। लेकिन जब वो मर गया तो अब वो माँ जो थी बिल्कुल ग्रीफ में आ गई, सैड में आ गई, और उसे बहुत ही तकलीफ़ हुई, दुख हुआ। तो उसी ग्रीफनेस की हालत में वो अपने बच्चे को लेकर, उसी डेड बॉडी को लेकर ऑल हर नेबर्स, यानी अपने सारे पड़ोसियों के पास वो गई, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उन लोगों से क्या मांग रही थी कि मेडिसिन दे दो, मेरे बच्चे को की जान बच जाए, ताकि कोई दवा वो खा ले। एंड द पीपल सैड, और लोगों ने क्या कहा, शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, ये तो पागल हो चुकी है। यानी जब उसका लड़का मर चुका है तो उसको लेकर क्यों इधर उधर भटक रही है, और क्यों इस चक्कर में है कि कोई उसको मेडिसिन दे देगा तो वो जिंदा हो जाएगा। द बॉय इज डेड, बच्चा तो बिल्कुल मर चुका है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। एट लेंथ मीन्स एट लास्ट, आखिर में क्या हुआ कि किसा गौतमी की मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिन्होंने उनके जो रिक्वेस्ट थी उसका जवाब दिया, रिप्लाई किया।
कि मैं तुम्हारी इस तकलीफ़ को ख़त्म नहीं कर सकता, मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को के बारे में तुम्हें बतला सकता हूँ जो एक फिजिशियन है और जो ये काम कर सकता है। आई कैन नॉट गिव दी मीन्स हियर यू, एंड दाई मीन्स मेडिसिन फॉर दाई मीन्स योर। तो ये ओल्ड लैंग्वेज है जहाँ यू को दी कहा जाता था और दाई को योर को दाई। कहा कि मैं तुमको दे सकता हूँ, मैं तुमको दे सकता हूँ मेडिसिन तुम्हारे बच्चे के लिए, मतलब मैं नहीं दे सकता, सॉरी आई कैन नॉट, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो ये काम कर सकते हैं। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट। तो वो जो लड़की थी यानी किस्सा गौतमी जो थी, उन्होंने कहा कि प्लीज टेल मी। ये प्रे मीन्स जब आप लजाजत के साथ लज्जा के साथ आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ बोलते हैं प्रे, यानी प्लीज़ मुझे बतला दीजिए कि वो आदमी कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू साक्षी मुनि द बुधा। उन्होंने कहा कि आप साक्षी मुनि चले जाइए, वहाँ एक बुधा नाम का आदमी है, वो ये फिजिशियन है जो ये काम कर सकता है। किस्सा गौतमी repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. जब किस्सा गौतमी वहाँ पहुँची, replied means stylistic use means went। ये स्टाइलिस्टिक वे है लिखने का, कहीं पर जाने के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। तो वो वहाँ गई और जाकर वहाँ कहा, यानी रोई चिल्लाई, जो भी कहा, जिस तरीके से भी गई होंगी पहुँची होंगी, और वहाँ उन्होंने उनके सामने रोना धोना शुरू किया और क्या कहा, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन, मुझे दवा दे दो, मुझे मेडिसिन दे दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जिससे मेरा बच्चे की जान बच जाए, जिससे मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। द बुधा आंसर्ड आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुधा ने उनको आंसर किया, जवाब दिया कि तुम मुझे लाकर एक हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर मस्टर्ड ला दो, यानी सरसों के सीड ला दो, सरसों ला दो एक मुट्ठी। एंड व्हेन द गर्ल इज हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट द बुधा एडेड। और जब ये औरत ने सुना कि यहाँ सिर्फ मस्टर्ड चाहिए, वो बिल्कुल अंदर से खुश हो गई कि मस्टर्ड तो आसानी के साथ कहीं भी मिल जाएगा, मैं अभी मस्टर्ड ला दूंगी, अभी सरसों ला दूंगी। लेकिन जब वो निकलने लगी, एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय मीन्स खुशी, अब जो अपनी खुशी में से निकलने लगी और उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, इसको लाने के लिए। एंड प्रोक्योर मीन्स गेट, यानी लाने के लिए कि मैं ला कर दे दूंगी। बुधा ने कुछ और बात कही, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। और उन्होंने कहा कि देखो जो सरसों होगी, जो मस्टर्ड होगी, वो तुम ऐसे घर से लाओगी, ऐसे हाउस से लाओगी जहाँ पर किसी ने अपने बच्चे को या अपने हस्बैंड को या पेरेंट को या फ्रेंड को लॉस ना किया हो, यानी जहाँ जिस घर में कोई अब तक डेथ ना हुई हो, वहाँ से तुम ये सरसों की सीड लेकर आओगी। ये एक कंडीशन लगा दी बुधा ने उस औरत के साथ। Poor Kissa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." ये बेचारी किस्सा गौतमी जो एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर, यानी घर घर वो दौड़ती रहीं और लोगों ने उनको देखा तो उन पर तरस खाया। पिटी मीन्स फील सोरो फॉर द मिसफॉर्चून ऑफ, यानी किसी के मिसफॉर्चून पर, किसी की बुरी किस्मत पर तरस खा जाना, वहाँ सोरो फील करना, उसे बोलते हैं पिटी। तो लोगों ने उन पर तरस खाया और उनसे कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, ले लो मस्टर्ड सीड तो यहाँ ये है, टेक इट, इसको ले जाओ। बट वेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उन्होंने ये बात कही, डिड अ सन, अ डॉटर, अ फादर, अ मदर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या कोई लड़का, कोई बेटा या बेटी या माता पिता तुम्हारी फैमिली में मरे हैं, तुम्हारी फैमिली में किसी की डेथ हुई इनमें से? दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। तो उन लोगों ने उन्हें आंसर किया कि ये तो बहुत अफसोस की बात है, अलास कि जो जीने वाले हैं वो कम हैं और जो मरने वाले हैं वो उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। द लिविंग्स आर फ्यू, यानी ज़िंदा कम हैं, बट द डेड आर मेनी, जो मर चुके हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस of our deepest grief
ग्रीफ मीन्स सैडनेस, कि हमारी सैडनेस को, हमारे ग्रीफ को, जो बिल्कुल हम ये डीप ग्रीफ है उसे याद ना दिलाओ। यानी हमें याद ना दिलाओ कि हमारा कोई बेटा था जो मर गया, या हमारे पेरेंट्स कब मर गए, या हमारे हस्बैंड या वाइफ या कोई भी हमारे रिलेटिव में से मर गया। ये एक डीपेस्ट ग्रीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ है। प्लीज़ हमको हमारी उन चीज़ों की याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट, कि यहाँ पर कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर लोगों ने अपने किसी बिलवेड को, किसी अपने प्यारे को खोया ना हो, गवा ना दिया हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। वेरी मीन्स टायर्ड, वो बिल्कुल थक गई चुकी थी। एंड होपलेस हो चुकी थी मीन्स निराश हो चुकी थी कि अब लग रहा है कि मुझे मस्टर्ड सीड नहीं मिलेगी। ऐसी हालत में आई सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। ऐसी हालत में वो रोड के किनारे बैठ गई और बैठकर सिटी की लाइट्स को, शहर में जो लाइट्स जल रही थी उनको बैठकर देख रही थी। एक लाइट ऐसी थी एज दे फ्लिकर्ड, और वो जो लाइट्स थी वो लाइट फ्लिक कर रही थी। फ्लिक मीन्स शोन, यानी जलना, चमक रही थी, जल रही थी। फ्लिकर्ड मीन्स एंड वर एक्सटिंग्विश, और वो फिर बुझ जा रही थी। तो लाइट का जल रही थी, बुझ रही थी, जल रही थी, बुझ रही थी, और इस चीज़ को, और ये चीज़ बार बार हो रही थी जिसे किस्सा गौतमी बैठकर देख रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रीन एवरीवेयर, और फिर क्या हुआ कि जो अंधेरा था, अंधेरा का राज हो गया चारों तरफ, यानी चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा छा गया, हर तरफ अंधेरा था। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन that their lives flicker up and are extinguished again, और फिर तब उनके माइंड में ये बात आने लगी, वो कंसीडर करने लगी और वो समझ गई क्या, कि जो लोग होते हैं, द फेट ऑफ मैन, लोगों की तकदीर को, लोगों के फॉर्चून को, कि लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो फ्लिक करेंगे और फिर एक्सटिंग्विश करेंगे। यानी जो जिंदा होगा वो मरेगा, जो जिंदा होगा वो मरेगा। अगर आपको लाइफ मिली है तो डेथ यकीनी आपको मिलने वाली है। दैट देयर लाइज फ्लिक अप एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन, एक मरतबा फ्लिक करेगी यानी आप पैदा होंगे, और एक मरतबा वो एक्सटिंग्विश कर जाएंगे यानी मर जाएंगे। लोगों की ये फेट है, ये किस्मत है। एंड शी टॉट टू हर सेल्फ, और फिर उन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू किया। हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपनी ग्रीफ को लेकर कितनी ज़्यादा सेल्फिश हूँ, कितनी ज़्यादा मतलबी हूँ, कि मेरा बेटा मर गया है और मैं दुखी हूँ और उस दुख को मैं लेकर दौड़ रही हूँ। मुझे ये समझना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए कि जो भी आया है वो जाएगा। ये फेट ऑफ द मैन है, ये लोगों लिविंग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए यही है कि वो जो जिंदा हैं वो उनको मरना है। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मौत जो है, डेथ जो है वो सब के लिए कॉमन है, कोई भी यहाँ बचने वाला नहीं है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोरलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। और उन्होंने कहा कि ये जो वर्ड है, ये जो दुनिया है, ये वैली ऑफ डिसोलेशन है, एन एरिया विच इज़ फिल्ड विद डीप सोरो। वैली ऑफ डिसोलेशन का यही मतलब है कि ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहाँ पर सोरो ही सोरो हो, ग्रीफ हो, सैडनेस हो, ये उसी एरिया का नाम ही है। देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोरलिटी, और ये चीज़ उसको ले जा रही थी इमोरलिटी की तरफ। इमोरलिटी मीन्स जहाँ एंड ना हो, यानी अमर हो जाना, ख़त्म ना होना, अनडाइंग जिसे हम बोलते हैं। हु हैज़ सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस, जहाँ पर उन्होंने अपने सारे सेल्फिशनेस को, अपने सारे सेल्फीपन को यानी मतलबीपन को सरेंडर कर दिया, यानी उनका सेल्फिशनेस वहीं पर ख़त्म हो गया जब उन्होंने देखा उस लाइट को जो फ्लिक कर रही है और फिर एक्सटिंग्विश हो जा रही है। तब बुद्धा ने क्या कहा? द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल्स in this world is troubled and brief and combined with pain, कि ये जो लाइफ है, ये जो मोर्टल है, मोर्टल मीन्स दोज बाउंड टू डाई, यानी जिसे मरना है इस दुनिया में, वो जो आएगा उसे ट्रबल फेस करनी पड़ेगी। इस ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, और उसके साथ
पेन लगा रहेगा, यानी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तब जाकर इन सब को झेलने के बाद किसी तरीके से ज़िंदगी पार होती है। यानी जो भी इस दुनिया में आएगा उसे ग्रीफ झेलनी ही पड़ेगी, सफरिंग करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें उनके माइंड में आ गई, यानी किस्सा गौतमी की जब उन्होंने लाइट को देखा और फिर बुद्धा ने ये बात कही। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. For there is not any means, कहने इसका कोई मतलब नहीं है कि जो भी पैदा हुआ है, that have been born, जो पैदा हुआ है, can avoid dying, वो मरने से अवॉइड कर सकता हो, बच सकता हो। यानी जो भी आया है, जो भी पैदा हुआ है, उसे मरना है, बगैर मरे वो रह नहीं सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, एक ओल्ड एज पर पहुंचने के बाद डेथ वहाँ पर खड़ी है, जो सबके लिए कॉमन है और सबका वेट कर रही है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही लिविंग बींग्स जितने भी हैं उनका यही नेचर है कि आए हो तो मरना है। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो राइप फ्रूट्स हैं, जो फल जो हैं पक जाते हैं, वो फल गिरने के डेंजर ऑफ फॉलिंग में रहते हैं, कि वो कब अपने पेड़ से गिर जाएं, अपने पेड़ को छोड़ दें, यानी मरना उनके साथ है, यानी वो भी गिरेंगे। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो जो मरने वाले लोग हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, जो पैदा हुए हैं, तो उनको भी मरना ही मरना है। ऑल earthen vessels made by the potter and is being broken, so in the life of mortals, यानी जितने भी earthen vessels हैं, vessels means earthen vessel means मिट्टी के बर्तन हैं, जो जिसे पॉटर ने, यानी मिट्टी के बनाने वाले ने, मिट्टी से बनाने वाले ने उसे बनाया है, वो क्या है, वो टूटेगा, वो ख़त्म होगा। एंड इज़ बीइंग ब्रोकन, उसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी टूट कर, यानी जो बर्तन है वो ख़त्म हो जाएंगे। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स बोथ यंग एंड एडल्ट, यानी जो लाइफ है वो भी मोर्टल्स है, वो भी ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो जाएगी। both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो यंग हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे जवान हो, चाहे अधेड़ हो, चाहे बच्चा हो या कोई भी हो, both those are who are fools, वो लोग जो पागल हैं, जिन्हें अकल नहीं है, जो बेवकूफ़ समझे जाते हैं वो, और जो लोग वाइज समझे जाते हैं, जिनके अंदर विजडम भरी पड़ी है, वो भी all fall into the power of death, वो सब डेथ की पावर के सामने गिरने वाले हैं, यानी सबको डेथ आने वाली है। all are subject to death, और जितने भी लोग हैं वो सब डेथ के सब्जेक्ट हैं, यानी डेथ के अंडर में आने वाले हैं, सबको मौत आने वाली है। of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relation. Mark, while relative are looking on are lamenting deeply, one by one mortals and are carried off like an ox that is led to the slaughter. कह रहे हैं कि वो लोग जो डेथ जिनकी आ चुकी है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो लाइफ से जा चुके हैं, डिपार्ट कर चुके हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक बाप अपने बेटे को बचा नहीं सकता। नॉर किंसमैन, किंसमैन मीन्स रिलेटिव, जो रिलेटिव हैं वो अपने रिलेशन वाले को, अपने रिश्तेदारों को बचा नहीं सकते। मार्क, याद रखो, वाई रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग, लेमेंटिंग मीन्स टू एक्सप्रेस ग्रीफ, यानी जब लोग आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं और वो फिनरल के देखते हैं तो वो रोने लगते हैं, पीटने लगते हैं, ग्रीफ को एक्सप्रेस करने लगते हैं बहुत ही डीपली। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरीड ऑफ, और जो बॉडी होती है उसे वो कैरी ऑफ कर लेते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर, एक बैल की तरह जिसे स्लॉटर के पास स्लॉटर में लाया जाता है और उसे काट दिया जाता है उसकी। इसी तरीके से जो लोग होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, वो भी आते हैं और फिनरल को ले जाकर कहीं गाड़ देते हैं, कहीं जला देते हैं, कुछ भी कर डालते हैं। सो द वर्ल्ड इज़ एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके,
एफ्लिक्टेड विद मीन्स अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज और पेन। तो ये जो वर्ड है, ये जो दुनिया है, यहाँ पर लोग एफ्लिक्टेड हैं, यानी अफेक्टेड हैं पेन से, सफरिंग से, डिजीज से, ग्रीफ से, सैडनेस से, यानी ये सब चीज़ें उनको आने ही वाली हैं, आने ही वाली हैं। डिके मीन्स होता है एंड, डेथ, आप जानते हैं। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो वाइज लोग होते हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, वो कभी गम नहीं करते, वो कभी सैड नहीं होते। नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड, क्योंकि वो वर्ड के, इस दुनिया के टर्म्स को जानते हैं कि आने वाला हमें जाने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए, वो बिल्कुल जाएगा ही। तो जब कोई चला गया और ये नेचर का टर्म है, तो फिर परेशान होने की और सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. Not from weeping, ना तो रोने से, nor from grieving, और ना ही सैड होने से, will anyone obtain, कोई ऑब्टेन नहीं कर सकता, कोई प्राप्त नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता पीस ऑफ माइंड, दिमाग का, जहन का, माइंड का सुकून और शांति किसी को मिल नहीं सकती। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके खिलाफ क्या हो जाएगा, यानी अगर आप रोते हैं और चिल्लाते हैं, ग्रीव करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, और ये पेन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसकी बॉडी को सफ़र करना पड़ेगा, यानी बॉडी परेशान होगी जब माइंड में पीस नहीं होगी, शांति नहीं होगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई दिस लिमेंटेशन। तो रोने और पीटने से ही विल मेक हिमसेल्फ, वो अपने आप को सिक बना लेगा, बीमार बना लेगा, और वो पेल हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, यानी बीमार पड़ जाएगा। Yet the dead are not, यहाँ तक कि जो मर चुके हैं जो लोग, उन्हें लेमेंटेशन से, रोने से, पीटने से, ग्रीफ को और सैडनेस को एक्सप्रेस करने से वो लौट कर आने वाले नहीं हैं, वो बचने वाले नहीं हैं। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। तो जो वो लोग जो पीस चाहते हैं, जिन्हें शांति चाहिए, सुकून चाहिए, उन्हें ये जो लेमेंटेशन है, कंप्लेन है एंड ग्रीफ है, कंप्लेन मीन्स शिकायत, लेमेंटेशन मीन रोना पीटना, एंड ग्रीफ को एक्सप्रेस करना, इन सबको से बाहर निकलना पड़ेगा, ड्रॉ आउट करने पड़ेगा, अपने माइंड को सैडनेस से खाली करना पड़ेगा, तब जाकर पीस मिलेगी। तो जो लोग ये चाहते हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए। ही हु ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। तो जिन लोगों ने इन चीज़ों को, यानी ग्रीफ को और कंप्लेन को, लेमेंटेशन को अपने माइंड से ड्रॉ कर लिया, आउट कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, हैज़ बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। तो उन लोगों को पीस ऑफ माइंड मिल गया, उन्हें इत्मीनान, चैन, सुकून, शांति मिल गई। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो। तो जो वो आदमी जो ओवरकम कर लेगा, जो इन परेशानियों के ऊपर, सैड के ऊपर चढ़ जाएगा, उनको हरा देगा, वो क्या कर लेगा, वो सौरों से और तकलीफ़ से फ्री हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और उसे सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी, उसे आशीर्वाद हर चीज़ों का मिल जाएगा कि उसकी ज़िंदगी से, उसकी लाइफ से ग्रीफ और सैडनेस ख़त्म हो गई। ये ख़त्म तभी होंगी जब आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यानी जो कोई मर गया, जो परेशानी आ रही, जो सफरिंग्स आ रही, जो डिजीज़ आ रही है, उस पर रोना नहीं है, उस पर चिल्लाना नहीं है, बल्कि उन्हें काउंटर करना है और उन परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर करने का कोई ना कोई तरीका और कोई ना कोई वे ढूंढना है। तो ये था वो सरमन जिसे गौतम बुद्धा ने, जो फाउंडर हैं बुद्धिस्ट रिलीजन के, उन्होंने इसको डिलीवर किया था। और ये कहाँ से लिया गया? सोस बेटे रेंशा, वैल्यू एंड वॉइस, अ कॉलेज रीडर। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसको जानने की, आप इस सरमन को सिर्फ याद रखिए जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किसी भी सौरों को अपने ऊपर ओवरकम नहीं होने देना, बल्कि आपको ओवरकम कर लेना है उन सौरों के ऊपर। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट यू विल like this video and you will share this video and come and subscribe my channel. Okay, so मिलते हैं next video के साथ. Till then, take care and have fun.